पहला में HNO3 और H2 में आप किसको एसिड का नाम देना चाहोगे? HNO3 है ना? क्यों? क्योंकि अगर आप एनालाइज करोगे तो HNO3 आगे जाकर NO3 माइनस बनेगा। तो अगर HNO3 आगे जाकर NO3 माइनस बना तो कैसे बन सकता है? ये तभी बन सकता है जब अपना H प्लस लूज करेगा, और ये H2O आगे चल करके H3O प्लस बन गया। और ये कब हो सकता है? जब वो H प्लस को एक्सेप्ट किया, यानी इस मामले में हम कह सकते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है। और ये यहाँ पे जवाब दीजिए, कौन एसिड कौन बेस? H2 एसिड। H2O एसिड है। H2O एसिड। CO3 माइनस से बेस। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि HCO3 माइनस जो वो बेस है बेटा, और ये एसिड है। ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरह का आपको सवाल मिलेगा एग्जाम में, बहुत आसान। आप देख लो, दोनों फंडामेंटल याद है कि आप कर पाइएगा। अगला सवाल, वाटर, ध्यान से सुनना। वाटर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड है या बेस है? बोलो, आर्हेनियस के मुताबिक वाटर एसिड है या बेस है? बोलो, एसिड या बेस? बोथ सर, बोथ। गलत जवाब, आंसर सुन। देखो, फंडामेंटल पे आप पढ़ो ना बेटा, क्या बोले कि एक्वस मीडियम में जो H प्लस देगा वो एसिड। तो पानी तो यहाँ मीडियम का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है। यहाँ पानी का कोई रोल नहीं है एसिड और बेस के हिसाब से, आर्हेनियस के मुताबिक। लेकिन अगर ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के मुताबिक आपसे पूछे बेटा कि बोल, ब्राउनस्टेड एंड लाउरी के मुताबिक पूछे कि बोल पानी एसिड है या बेस है, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रल है, तो उसमें बोथ होगा। तब आंसर बोथ होगा, और बोथ का मतलब हम लोग कहेंगे बेटा एम्फोटेरिक। तो दोनों कैसे बोल सकती बेटा? तो एक एग्जांपल अभी आप देखो, आप लोग देखे बेस का एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल देखो एसिड का एग्जांपल है। आप बोल रहे तो सर एसिड भी बना बेस भी बना, दोनों को मिला के न्यूट्रल कर दीजिए। ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा। जो दोनों नेचर शो करेगा उसको एम्फोटेरिक कहेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है बेटा? आगे बढ़े, नहीं डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब सुनो अगला पार्ट। तो एसिड बेस को पकड़ने का तरीका देख ली, और इस बात का ध्यान रखना, पानी के मामले में ब्राउनस्टेड एंड लाउरी एम्फोटेरिक दोनों है, और आर्हेनियस में बेटा उसको कोई काम नहीं। अब वापस देखो, अभी जो ब्राउनस्टेड एंड लाउरी का बात की उसको दोबारा बात कर रहे हैं। एसिड क्या कर सकता है? प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो वहां से प्रोटॉन निकल जाएगा। बेस क्या कर सकता है? बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो प्रोटॉन इसमें ऐड हो जाएगा। एसिड से प्रोटॉन निकलने के बाद जो कुछ भी तैयार होगा उसका नाम होगा कंजुगेट बेस, और बेस में प्रोटॉन ऐड होने के बाद जो कुछ भी तैयार होगा उसका नाम होगा कंजुगेट एसिड। अब आपके पास एक क्वेश्चन फिर से रख रहे बेटा, जवाब दीजिए। ये जो पॉइंट है बेटा ये फंडामेंटल, इसको रटो। याद रखना है कि एसिड से H प्लस निकाल देंगे तो कंजुगेट बेस बनेगा, और बेस में से H प्लस डाल देंगे तो कंजुगेट एसिड बनेगा। उल्टा सोचो कि अगर आपसे कहा जाए कंजुगेट बेस बनाओ तो उसके लिए आपको H प्लस निकालना है, और अगर आपसे कहा जाएगा कंजुगेट एसिड बनाओ तो उसके लिए आप H प्लस ऐड करोगे। जवाब दो, NO3 माइनस H3O प्लस क्या बिहेवियर शो कर रहा, बताओ? NO3 माइनस कंजुगेट बेस है, NO3 माइनस कंजुगेट बेस है। सही है, आपका जवाब सही है, पर इनकम्प्लीट है बेटा। कंप्लीट सुनो सर, HNO3 का जब कभी भी कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस की बात करेंगे तो ये अकेला बात कभी नहीं होगा, विद रिस्पेक्ट टू समवन होगा। तो अगर आप कहते हो कि NO3 माइनस कंजुगेट बेस है, तो साथ में आपको ये भी बताना होगा कि वो किसका कंजुगेट बेस है। सर HNO3। हाँ, और उसी तरीके से H3O प्लस यहाँ पे क्या है बेटा? कंजुगेट एसिड है, और इसका कंजुगेट एसिड वाटर का। वाटर का। अगर आपसे पूछेंगे H2CO3 क्या है यहाँ पे? सर कंजुगेट एसिड है। एसिड है, और इसका कंजुगेट एसिड है HCO3। और उसी तरीके से अगर बात करें तो OH माइनस क्या है बेटा? कंजुगेट बेस है, कंजुगेट बेस वाटर का। आगे बढ़े बेटा, ठीक है? यस सर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखिए। क्वेश्चन देखो, वाटर कंजुगेट एसिड क्या होगा और कंजुगेट बेस क्या होगा? जवाब दो। सर एसिड होगा सर H3O। कंजुगेट एसिड होगा H3O प्लस, H3 यस सर, है ना? OH माइनस। और कंजुगेट बेस क्या होगा? OH
माइनस। सबको ध्यान दो। देखो बेटा, कंजुगेट एसिड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको H+ ऐड करना पड़ेगा, और कंजुगेट बेस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको H+ निकालना पड़ेगा। इसी रूल को फॉलो करते हुए रहना, कंटिन्यू करते। बोल, इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा बेटा, और इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? कंजुगेट एसिड नहीं होगा। नहीं होगा। बोला, फिर से बोलो। कंजुगेट एसिड नहीं होगा, कंजुगेट बेस H2 होगा। और अगर बेटा यही सवाल पूछ ले आपसे कि H3O+ का कंजुगेट एसिड क्यों नहीं होगा, क्या जवाब दोगे? ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। यस, वेल डन। और ये हम लोग क्लास 11 पे बात किए थे, एक बार दोबारा बता रहे बाकी लोगों को, बेटा ध्यान देना। ये देखो, ये मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल है, जो पढ़े वाटर ऐसा होता है, और इस वाटर में अगर एक H+ हम लोग दे दे तो ये एक लोन पेयर इसके साथ जाएगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और बनाने के बाद ये तैयार करेगा, और इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब अगर इसके साथ एक और H+ दे दिया जाए, है ना, अब ध्यान तो क्या किया आप बेटा, H2 में H+ ऐड किए तो कंजुगेट एसिड बना दिए। अब बोले इसका कंजुगेट एसिड बनाओ, तो आप क्या करोगे, इसमें भी फिर से H+ ऐड करने की कोशिश करोगे। तो चलो ऐड करने की कोशिश करो। तो अगर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ये लोन पेयर यहाँ जाना चाहिए, जैसे कि पिछली बार हुआ, और होने के बाद कुछ ऐसा बन जाना चाहिए। ऐसा बन जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बनता नहीं है। ये नहीं बनता है, ये नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, उसका दो रीजन सुनो। एक रीजन तो ये याद रखना कि ऑक्सीजन केमिस्ट्री में, पूरे केमिस्ट्री में कहीं पे भी नॉर्मल कंडीशन पे 2 बॉन्ड, और बहुत जोर करके ड्रास्टिक कंडीशन पे 3 बॉन्ड बना सकता है। 3 से ज्यादा ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बनाता है। एक रीजन हुआ, यहाँ 4 बॉन्ड बन गया, इसलिए नहीं होगा। और एक रीजन ये है, जवाब देना जब सवाल पूछेंगे, बोलो इस ये वाला हिस्से पे ध्यान दो, इस वाले पे हिस्से पे ध्यान दो, अब जवाब दो कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बेटा, पॉजिटिव प्लस, और यहाँ हाइड्रोजन पे क्या चार्ज है, प्लस। और आप बॉन्ड इसके बीच में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑक्सीजन प्लस और हाइड्रोजन प्लस के बीच में। तो सोच तो, 2 प्लस के बीच में बॉन्ड बन सकता है? नहीं सर। रिमेंबर, एक बार ऐड होने के बाद फर्दर उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर दिस रीजन H3O+ का कंजुगेट एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते बेटा। अब जवाब दो कि अब आपके पास नीचे में एक स्पीसीज है जिसका नाम है OH-, तो बताओ कि OH- का कंजुगेट एसिड क्या होगा और OH- का कंजुगेट बेस क्या होगा। चलो जवाब दो। सर कॉन्जुगेट एसिड होगा H2O। और कंजुगेट बेस नहीं होगा, O2- होगा। अगर सवाल पूछेंगे O2- का कंजुगेट एसिड क्या होगा और कंजुगेट बेस क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा ना, कंजुगेट एसिड सब बेस नहीं होगा। अगर यहां से एक सवाल पूछे कि इस वक्त जो आपको पूरा एक सिस्टम दिख रहा है, ये बताओ कि इस पूरे सिस्टम में, ये जो पूरा सिस्टम आपको दिख रहा है, इस पूरे सिस्टम में एम्फोटेरिक बिहेवियर कौन शो कर रहा है? H2O और OH। बिल्कुल सही। आपके एग्जाम में ये सब भी क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा बताओ इनमें से कौन एम्फोटेरिक है। तो एम्फोटेरिक पकड़ने का एक और तरीका होगा बेटा आपके पास, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसका दोनों बनाकर देखो कि वो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों बना पा रहा है कि नहीं। अगर दोनों बनाएगा तो एम्फोटेरिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कंजुगेट एसिड बना पा रहा है तो इसका मतलब वो अपना बेसिक नेचर शो कर रहा है, और अगर वो अपना कंजुगेट बेस बना पा रहा है तो मतलब वो अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो एम्फोटेरिक हो गया, दोनों नेचर शो कर रहा है। तो अगर आपको ये पता करना हो कि कौन एम्फोटेरिक नेचर है, तो आप उसका कंजुगेट एसिड बनाकर देखो, कंजुगेट बेस बनाकर देखो। अगर दोनों बन गया तो एम्फोटेरिक हो गया। तो यहाँ पर देखो H2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका दोनों बना, और OH ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसका दोनों बना। इस सिस्टम में आपके पास 2 एम्फोटेरिक है। एक सिमिलर क्वेश्चन दे रहे बेटा, एकदम एज इट सेम क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए। हम सिर्फ लिखते जाएंगे, आप लोग इसको फिलअप करो।
जवाब दो। NH4 conjugate acid होगा। NH4 plus हाँ, NH4 प्लस, नॉट NH4, प्लस NH4 प्लस और यहाँ बोल बेटा, H2 minus H2 माइनस चलो इसको फिलअप करो, NH2 minus. इसको फिलअप करो बेटा लोग। conjugate acid होगा। conjugate acid नहीं conjugate होगा। acid क्यों नहीं होगा? conjugate base NH3 क्योंकि सर और बॉन्ड नहीं बना सकता। सेम रीजन पिछली बार की तरह, क्या कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ये एक वजह होगा, और N प्लस में H प्लस ऐड नहीं किया जा सकता, इसलिए कंजुगेट एसिड नहीं होगा। कंजुगेट बेस बोल बेटा, NH3 NH3 चलिए NH3 इसका जवाब दे, इसका जवाब दो। इसका कंजुगेट एसिड होगा NH3 कंजुगेट एसिड होगा conjugate- वेरी गुड। और कंजुगेट बेस होगा कंजुगेट बेस होगा N2 NH2 माइनस माइनस। चलो NH2 माइनस N3 conjugate minus. acid NH3 NH2 माइनस होगा acid और बेस नहीं होगा। बेस नहीं होगा। डाउट? नो सर। तो जवाब दो, एम्फोटेरिक नेचर कौन? So NH3 NH3 NH2 NH2 माइनस। N3 माइनस N3 माइनस N3 माइनस, गांजा पी के गधा, N3 minus N3 माइनस कैसे हो जाएगा? ओ सॉरी सर। अभी ना तुम गांजा पीना बंद करो बेटा, तुम उल्टा सीधा बोलता रहता है, होश में नहीं रहता होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? नहीं No, सर। sir. वेल डन। No, sir. आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब और कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, अगेन कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस आपको बताना है, फिलअप कीजिए इन सबको। So conjugate acid H2SO4 और base आप लोग अपना आंसर तैयार रखना बेटा, थोड़ी देर के बाद हम सब फिलअप करते चलेंगे, अपना आंसर आप लोग मेंटली तैयार रखो। रेडी है? बोलो। H2SO4 और SO4 2 minus minus HCN और और बेस नहीं होगा। इसका मतलब Cn माइनस इज नॉट एम्फोटेरिक, भी हो सकता है ना? यस yes सर। sir. यस चलो, यहाँ सर। बोलो बेटा। H3PO4 सर H3PO4 और HPO4 2 माइनस। आगे जवाब दो बेटा लोग। H3PO सर H3PO3 HPO3 2 माइनस। 2 माइनस सर इसकी होती है H2PO4 minus. हाँ, PO4 बेटा, कहाँ से You PO4 कैसे हो जाएगा बेटा? हाँ ठीक। यही होगा ना? कंजुगेट बेस बोलो। सर PO3 2 माइनस 3 माइनस 3 माइनस। यस सर। कंजुगेट एसिड बोलो। H3PO2 HPO2 2 minus एनी डाउट? सर PO यस सर PO3 3 minus नहीं होगा अच्छा, तुम बोला ये नहीं होगा, और नीचे H2 2 minus भी नहीं होगा। वो दो नहीं होगा। हाँ सर। बिल्कुल सही। H2PO4 और जो नहीं होगा वही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी पे क्वेश्चन पूछता जा, उठा कर देख।
जेईई और नीट में दोनों में कई बार पूछ चुका इस क्वेश्चन को। चलो अब इस पे समझते हैं, बाकी सब ठीक है। ये आखिरी का जो 2 में जो आपका गलत हो गया वो इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब क्या होगा और कैसे होगा, क्यों होगा, चलो समझते हैं। सबसे पहले बेटा इस 3 से मुलाकात कर लो। बार बार क्लास में बोलते हैं बेटा जो मेरे पास पढ़ता है, ये 3 एसिड से मिल लो। ये 3 एसिड आपको थ्रू आउट द केमिस्ट्री परेशान करेगा। ये तीनों एसिड हर बार रूल के अगेंस्ट में चला जाएगा। तो रूल आपको पढ़ाया जाएगा, ये रूल फॉलो नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपसे एक सवाल पूछते हैं, बताओ इन तीनों एसिड का बेसिसिटी क्या क्या है, बोलो इसका बेसिसिटी, तीनों का बेसिसिटी Sir, बताओ। 3. প্রথমটা 1 H3PO4 2 3 to 1 Sir, 3 to 1. रट जाओ इसको बेटा, याद रखो वरना आपको बहुत परेशान करेगा। अगर H3PO4 का बेसिसिटी 3 इसका मतलब है कि वो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। बेसिसिटी का थोड़ा सा फंडामेंटल बताने जा रहे, कार्ड बांध लो बेटा, इसको घोल कर पी जाओ। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, H+ कह लो। और याद रखना कि ओनली, इस पे खास करके ध्यान देना, ओनली दोज हाइड्रोजन आर रिप्लेसेबल which is attached with oxygen। किसी भी ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन होता है जरूरी नहीं कि वही उसका बेसिसिटी हो। टेक्निकली आपको बता दे 99% में आप इसी रूल को फॉलो कीजिए बेटा, जो हाइड्रोजन वो आपका आंसर। लेकिन 1% आपको रट के रखना होगा, याद रखना होगा कि इसको छोड़ करके बाकी सब पे यही रूल अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों का अगर आप स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो देखो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड P डबल बॉन्ड O, तीनों का स्ट्रक्चर देख लो। यहां पर OH 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 मतलब H3PO4 का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर H मतलब H3PO3 का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे बेटा OH, यहाँ H और यहाँ H मतलब H3PO2 का स्ट्रक्चर हुआ। अब अगर आप तीनों स्ट्रक्चर को एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेसिसिटी 3, रिप्लेसेबल बेसिसिटी 2, रिप्लेसेबल बेसिसिटी 1। यहां तक की बात बेटा? यस सर। तो अब वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पहले ये सोचो कि हमारा ये क्वेश्चन जो है ये किस एसिड से डील कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एसिड से डील कर रहा है। और ये किससे डील कर रहा है बेटा? तो हम लोग कह सकते हैं कि ये डील कर रहा है H3PO2। आप ऑक्सीजन पे ध्यान दो, यहां ध्यान दो, ऑक्सीजन पे ध्यान दो। H3PO4, PO3 एंड PO2। तो यहाँ पर H3PO3, तो बोल H3PO3 का बेसिसिटी कितना है बेटा? इसका बेसिसिटी कितना है? 2। आप दो। और जब इससे 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या तैयार होगा? ये तैयार होगा। देखो तो ये तीसरा हाइड्रोजन को निकाला जा सकता है? जवाब है नहीं, इसलिए इसका कंजुगेट बेस नहीं बन पाएगा कि आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते। हाइड्रोजन है पर निकाल नहीं सकते। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में तो खैर हमारे पास हाइड्रोजन ही नहीं था, जैसे इस मामले में नो हाइड्रोजन नो कंजुगेट बेस। जैसे इसकी बात करेंगे इसमें हाइड्रोजन नहीं था, नो हाइड्रोजन नो कंजुगेट बेस, है ना। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तो हाइड्रोजन है फिर भी कंजुगेट बेस नहीं बने क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं है। उसी तरीके से इसका बेसिसिटी कितना है बेटा? 1। इसका मतलब ये एक हाइड्रोजन लूज करने के बाद क्या बनाएगा? ये बनाएगा। बनाने के बाद 2 हाइड्रोजन तो दिख रहा है पर ये निकलेगा नहीं, इसीलिए इसका कंजुगेट बेस नहीं बनेगा। किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकते हो बेटा। एनी डाउट, एनी क्लैरिफिकेशन और इज इट ओके? ओके ठीक है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। ये हो गया बेटा आपका कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का क्वेश्चन कैसा पूछेगा, इसको आपको प्रैक्टिस में रखना है। और इन 3 एसिड पे जिस पे बात की इस पे खास ध्यान रखना बेटा कि क्वेश्चन इस 3 पे ज्यादा क्रिएट किया जाता है। आइए आगे बात करते हैं। चलो तो एक और क्वेश्चन याद आया, देखिए कौन जवाब देगा। और क्वेश्चन याद आया, बोलो। दारू
कंजुगेट एसिड क्या होगा और कंजुगेट बेस क्या होगा बोल दो। RO माइनस कॉन्जुगेट बेस। तो कंजुगेट एसिड बोलो। नहीं होगा। होगा और वो होगा ROH2+, ये होगा। और जब ऑर्गेनिक पढ़ने बैठोगे तो इसका नाम होगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, है ना। यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो आपको स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा दिखेगा, देखो तो। दिखेगा। और ये मॉलिक्यूल क्या लगता है, स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। और ऑर्गेनिक में किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर प्लस चार्ज आ जाए बेटा वो बौखला जाता है। याद है, ये बात बताए थे पहले भी। हाँ सर। और वो कोशिश करेगा कि अपना प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए। तो ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड को खींच लेता है और वाटर बनकर निकल जाता है और जो बचता है वो कार्बोकैटायन बचता है। याद करो, आप लोग को पढ़ाए थे कि जब कभी भी दारू के साथ एसिड मिलेगा आंसर रट के रख कार्बोकैटायन बनेगा। याद है? तो ROH का कंजुगेट एसिड बेटा ROH2+ होगा और कंजुगेट बेस RO- होगा। ठीक है यहाँ तक? तो ये जो कुछ भी बात की बेटा, ये किसका बात की? ये सबका सब बात था हमारा ब्रॉन्सन-लॉरी का। अब बात करते हैं लिविस पे। तो लिविस का फंडामेंटल क्या था? लिविस का फंडामेंटल था जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लिविस एसिड और जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो लिविस बेस। अब सुनो, आपके एग्जाम में लिविस से सिर्फ एग्जाम्पल पूछेगा और एग्जाम्पल का याद रखने का एक लिस्ट बना दे रहे कौन कौन होगा जो लिविस एसिड का बिहेवियर शो करेगा। सबसे पहला लिस्ट में आता है बेटा आपके पास सिंपल कटायंस। एग्जाम्पल के तौर पे H+, Na+, Ca2+, Al3+, etc. दूसरा जो आपके पास आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलने का मतलब होगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब लेस देन ऑक्टेट है। और इसके एग्जाम्पल में जो आएगा, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सिर्फ दो एग्जाम्पल याद रखना। एक याद रखना कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड दूसरा याद रखना कंपाउंड्स ऑफ group 13, that is boron, aluminium and so on. now लॉजिक यूज करो। ए बोल बेरिलियम का वैलेंसी बोल बेटा। बेरिलियम के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन बोल? 2 सर 2। हाँ, तो उस हिसाब से बेरिलियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन है और कंपाउंड बनाएगा, मान लो क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाए तो क्या बना देगा? BeCl2 बनाएगा। और BeCl2 का बेटा अगर आप स्ट्रक्चर को बनाकर देखोगे तो बताओ बेरिलियम के पास आपको टोटल कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 4। छोटा कहां से होगा बे गधा? छठे ना? तो 4 है। लास्ट ऑर्बिट है 4 इसका मतलब इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं। इसको भूख रहेगा इलेक्ट्रॉन का कि आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को तैयार होगा उसी को लिविस एसिड कहेंगे। ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा अगर बात करते हैं ग्रुप 13 का एग्जांपल ले लो। मान लो बोरोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं BF3। तो BF3 का आप स्ट्रक्चर बनाओ बेटा, जैसे AlCl3 का स्ट्रक्चर बनाओ। बोलो सेंट्रल एटम का कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा आप लोग को? 6। बोरोन का भी 6। ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट ले लो वो 6 से ज्यादा बना ही नहीं पाएगा, है ना? सोचकर देखो तो क्यों? सोचो, ग्रुप 13 पे सोचो। वैलेंसी 3 है। हाँ, क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 के साथ शेयर करेगा तो 6 बनाएगा, 8 तो पहुंच नहीं पाएगा। ग्रुप 13 का जितना भी कंपाउंड है बेटा वो सबका सब
इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट के तौर पे रहेगा और लिविस एसिड के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब आ जाओ तीसरा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्लास 12 का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, वहां से। और क्या है तीसरा एग्जाम्पल? तो तीसरा एग्जाम्पल में देखो तो ये लिख सकते हैं कि मेटल्स इन कॉम्प्लेक्स, बोलो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में मेटल होता है और लिगेंड होता है, याद है? यस सर। और मेटल और लिगेंड में कौन लोन पेयर डोनेट करता है, कौन लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, बताओ तो बेटा। मेटल Ligand एक्सेप्ट donate करता है। यही पढ़े ना हम लोग। ये तो डोनर है बेटा, तो इसका मतलब ये कंजुगेट बेस है, और ये एक्सेप्ट करे तो ये कंजुगेट एसिड। बात समझ में आ रहा? तो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितना भी मेटल्स होगा उन सब का बिहेवियर लिविस एसिड के तौर पे होगा। आइए चौथा एग्जाम्पल पे बात करते हैं। चौथा एग्जाम्पल हमारे पास है बेटा, वो है ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। बताओ तो, अगर डी ऑर्बिटल खाली होगा तो वो लिविस एसिड कैसे बन जाएगा? सर फिर वो मेटल एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो अपने खाली डी ऑर्बिटल में लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो लिविस एसिड में बेटा ये 4 कैटेगरी याद रखो, इसी से सारा आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। सिंपल कटायन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मेटल इन कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। अब बात करते हैं हम लोग लिविस एसिड के बाद लिविस बेस का एग्जांपल। तो लिविस बेस का डेफिनेशन क्या हो रहा है? जो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जितना भी एग्जांपल है बेटा चीटिंग करो, बोलो चीटिंग करो। बताओ लिविस बेस का पहला एग्जांपल क्या होना चाहिए? सिंपल एनायंस। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिविस बेस में सिंपल अनायंस होगा, पहला एग्जांपल वो हो जाएगा सिंपल अनायंस। और सिंपल अनायंस का एग्जांपल्स अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे हुआ H-, X-, Cn-। दूसरा बताओ कौन होगा? हम लोग कहेंगे कि ऐसा मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होने का यह मतलब नहीं कि उसका ऑक्टेट से ज्यादा होगा, जरूरी नहीं है बेटा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब होगा कंटेन्स 1 और मोर लोन पेयर, जिसके पास एक या एक से ज्यादा लोन पेयर हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या याद रखोगे इसका? एग्जाम्पल के तौर पर याद रखोगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15, 16 एंड 17। क्यों बता? तो ग्रुप 15 का पहला मेंबर कौन? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे देखना हमेशा आपको एक लोन पेयर दिखता है। ग्रुप 16 का पहला मेंबर कौन? ऑक्सीजन, 2 लोन पेयर ऑक्सीजन है ना। हैलोजन पे 3 लोन पेयर दिखता है। तो ग्रुप 15 में हर एटम के पास एक लोन पेयर मिलेगा। 16 में सबके पास 2-2 लोन पेयर मिलेगा। 17 में 3-3 लोन पेयर मिलेगा। तो जिसके पास लोन पेयर होगा डोनेट कर सकता है, वो हो जाएगा आपका लिविस बेस। चीटिंग कर, तीसरा एग्जांपल बोल, चीटिंग कर, चल बेटा चीटिंग कर, बोलो। लिगैंड इन लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स। उसी से तो दोनों काम हो गया ना, कि लिगैंड इन कॉम्प्लेक्स जो होगा वो होगा। और चौथा एग्जांपल जो होगा बेटा वो होगा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड? मतलब क्या इसका? इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये 4 कैटेगरी हो गई बेटा लिविस बेस का एग्जांपल, और ये 4 कैटेगरी होगी आपका लिविस एसिड का एग्जांपल। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट? एनीवन? नो सर। नो सर। तो बेटा देख लो हम लोग क्या पढ़ाई की। अभी हम लोग पढ़ाई की कि एसिड जो होगा, बेस, एसिड और बेस का जो कंसेप्ट होगा वो 3 तरीके से होगा, और तीनों के मुताबिक क्या क्या हो सकता है वो सारा हम लोग देख चुके हैं। अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड बेस को क्लासिफाई करो तो सुन लो, ये वर्बली बोल लो, सुन लो, तो आप चलो लिख भी देते हैं। तो आप बोलोगे कि ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी हमारे पास एसिड बेस का 3 कंसेप्ट है। क्या क्या है? आर्हेनियस, ब्राउनस्टेड एंड लॉरी एंड लिविस। ये पहला हो गया क्लासिफिकेशन।
दूसरा बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दो तरह का हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, दो तरह का हो सकता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ये अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक बेस, ये सब हो सकता है। इन सब में एसिड का एक और क्लासिफिकेशन आपको बताने जा रहे हैं, जिस पर भी हम बातचीत करेंगे, वो है हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। ये दो है बेटा। व्हाट इज हाइड्रा एसिड? हाइड्रा एसिड वो जिसमें हाइड्रोजन होगा प्लस नॉन मेटल तो होगा ही, क्योंकि बिना नॉन मेटल का एसिड नहीं बन सकता है। और ऑक्सी एसिड क्या होगा? ऑक्सी एसिड वो होगा जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल होगा, यानी कि हाइड्रोजन और नॉन मेटल होगा ही होगा दोनों में। अगर ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सी एसिड, और अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो हाइड्रा एसिड। अब इन दोनों पे हम लोग बातचीत करने वाले। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर हाइड्रा एसिड के एग्जांपल के तौर पे बात करेंगे तो बोलो ना क्या क्या हो सकता है? HCl, HF, HI, H2S, HCN, HN3। इसका नाम बोल, HN3 का नाम बोल। हाइड्रोजोइक एसिड। यस, हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं इसको, हाइड्राजोइक एसिड कहते हैं। ये सब हाइड्रा एसिड का एग्जांपल है। अगर ऑक्सी एसिड के एग्जांपल के तौर पे बात करें तो बोलो ऑक्सी एसिड का एग्जांपल क्या होगा? बहुत कुछ है। हाइपोक्लोराइड। रिमेंबर ऑल ऑर्गेनिक एसिड और ऑक्सी एसिड, याद रखना। जितना ऑर्गेनिक एसिड है ये सब का सब ऑक्सी एसिड है, ठीक है? तो हम लोग इस वक्त हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड पे बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आपको एक हम जनरल पॉइंट बताना चाहेंगे बेटा। जनरल पॉइंट का सारा पढ़ाई तो अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, लेकिन बेटा अगर आप इसको अपने दिमाग में रख पाए बहुत काम आने वाला है। इन जनरल, चाहे मामला ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में फर्क नहीं पता कर पाओगे, बिलीव मी आप आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। और उसी तरीके से है जिस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक एसिड के मामले में कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है जोड़ देंगे, ऑर्गेनिक में भी ऐसा एक टॉपिक आएगा जहां पर एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस पे बात होगा। इस वक्त हम लोग एक जनरल टर्म पे बात करने जा रहे हैं। सुनो, कभी भी एसिड का स्ट्रेंथ अगर ढूंढना हो, आपका पहला नियम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा नॉन मेटल का, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। और हर रूल के साथ आपको हम ब्रैकेट में कंडीशन मेंशन कर दे रहे बेटा। कंडीशन मतलब ये रूल कहां अप्लाई होगा? ये दो जगह आप अप्लाई कर सकते हैं, एक हाइड्रा एसिड के मामले में और दूसरा आप ऑक्सी एसिड के मामले में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाइड्रा एसिड में भी एक कंडीशन है, आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब सारा का सारा नॉन मेटल सेम पीरियड से बिलोंग करेगा, तभी आप इस रूल को फॉलो करोगे। देखो हर एक का क्राइटेरिया बता दे रहे बेटा। और ऑक्सी एसिड आप बिंदास यूज करो, उसके लिए कोई अलग से क्राइटेरिया नहीं, लेकिन हाइड्रा एसिड तभी इस्तेमाल कीजिएगा इस रूल को जब नॉन मेटल सेम पीरियड से बिलोंग करेगा। दूसरा रूल आपके पास है साइज ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल का साइज। और ये रूल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रा एसिड पे लागू होगा और किसी पे नहीं लागू होगा। और तब लागू होगा जब नॉन मेटल कहां बिलोंग करेगा बेटा? इस बार सेम ग्रुप में पाया जाएगा। तीसरा नियम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल। और ये वाला बेटा आप ऑक्सी एसिड में इस्तेमाल करोगे, कहीं और नहीं। और ये तब इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन पे सेम नॉन मेटल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। और ये तब इस्तेमाल करना जब आपके क्वेश्चन पे कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बताओ तो कार्बन कार्बन सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड किसमें सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितना वैल्यू होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड में? एस कैरेक्टर 50%। 50% है ना। तो यानी कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कैरी करेगा, उसके साथ अगर कोई हाइड्रोजन होगा तो उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा है। आगे का नियम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa, जो कि हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
आयनिक इक्विलिब्रियम में। और ये तब इस्तेमाल करेंगे, तब क्या, ये हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि बेटा ये एक्सपेरिमेंटल है। और जो केमिस्ट्री में बेटा जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसके लिए कोई सेकंड थॉट नहीं, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। बल्कि आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा बताइए सबसे ज्यादा के का वैल्यू किसका है। इसका मतलब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। या आपसे पूछेगा बताइए सबसे ज्यादा पीके का वैल्यू किसका है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सबसे वीक एसिड है। के पीके हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे कंटिन्यू, अभी और भी है बेटा, कितना पॉइंट हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6, अभी और भी पॉइंट्स है। फर्दर कंटिन्यू करते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, माने लाइक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट या नेगेटिव हाइपर कंजुगेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक SI इफेक्ट, SM इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। और ये पूरा का पूरा रूल हम लोग ऑर्गेनिक में इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये आपके पास यहाँ 6 और यहाँ पे 3। और कंजुगेट बेस वाला भी इस्तेमाल बेटा ज्यादातर हम लोग ऑर्गेनिक में ही करते हैं। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। आप लोगों में से कोई बताएगा कि एरोमेटिक ऑर्गेनिक में, जो गधा लोग मेरे पास पढ़ा वो लोग जवाब देगा। बोलते बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई सारा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, हैना इफेक्ट, तना इफेक्ट, उन सब इफेक्ट में किस इफेक्ट को हम लोग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं? वो प्रायोरिटी का ऑर्डर लिख दे रहे बेटा, जिसको मालूम है अच्छी बात, नहीं मालूम है रट जाओ। AERHI याद रखिए इसको। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग एरोमेटिक को देंगे। दूसरा होगा इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तीसरा है रेजोनेंस, चौथा है हाइपर कंजुगेशन, और सबसे वीक इफेक्ट होता है बेटा इंडक्टिव इफेक्ट, याद रखना। सारे इफेक्ट में सबसे वीक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला पॉइंट बताने जा रहे बेटा, समझना है थोड़ा सा, आप लोग ऑर्गेनिक में लेकर चल रहे। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कैसे डिसाइड होता है वो समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जैसे देखो ROH, तो ROH की जगह कुछ और ले लेते हैं। say for the example is C2H5OH, बोल इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? C2H5O माइनस। और एक हम लोग ले लेते हैं C6H5OH, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा? C6H5O माइनस। अब अगर सवाल पूछेंगे इन दोनों कंजुगेट बेस में कौन सा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है? दोनों बोल। C6H5O माइनस। क्यों? एरोमेटिक प्रेफरेंस, रेजोनेंस रेजोनेंस करते है ना। रेजोनेंस। तो अब अगर इसी रेस्पेक्ट आपसे पूछे बेटा कि तो फिर अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? फिनॉल। फिनॉल सर। है ना। अच्छा ये बताओगे कि जो फेनॉक्साइड आयन है इसका कितना RS होता है? RS समझते हो? RS किसको कहते हैं बेटा? 5। 5। वेरी गुड बेटा। What is RS? What is RS? सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये हमेशा याद रखना बेटा कि अगर आपके पास एक बेंजीन रिंग है तो उसके लिए तो 5 RS बनेगा ही, है ना। आइए कंटिन्यू करते हैं। अब सुनो, अगर आपसे कहा जाए RCOOH और आपसे कहा जाए C6H5OH, तो बेटा इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? RCOO माइनस। और इसका कंजुगेट बेस क्या बनेगा? C6H5O माइनस। अब बताओ इन दोनों में कौन सा बेस ज्यादा स्टेबल है, कंजुगेट बेस? सर दोनों का पता नहीं। चलो समझते हैं। यहाँ पर, यहाँ देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस, और इसका अगर रेजोनेंस करेंगे तो RCO माइनस डबल बॉन्ड O। और अगर हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर का, फेनॉक्साइड आयन का,
और अगर रेजोनेंस करेंगे यहाँ से 5 RS मिलेगा। तो बोल इस एक नंबर में कितना स्ट्रक्चर मिला, 2 नंबर में कितना स्ट्रक्चर मिला? सर एक में पहला में 2 मिला, सेकंड में पहला में 2 मिलेगा, 2 आपको हम दिखा दिए। दूसरे वाले में कितना मिलेगा बेटा? 5। सर 5 5 मिलेगा। तो बोलना ज्यादा स्टेबल कौन हुआ, 5 वाला है कि 2 वाला? सर 5 5 वाला 5 और 5 वाला, लेकिन आंसर है 2। अब यही आपको समझाना है, समझो बात को, देखो फर्क को समझना। एक नंबर पे क्या हुआ, 2 नंबर पे क्या हुआ, वो फर्क समझो। एक नंबर पे जो रेजोनेंस हुआ वो हो गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस। देखो दोनों एक जैसा है बिल्कुल, दोनों सेम है। हाँ सर। लेकिन 2 नंबर का अगर बेटा आप रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर को बनाओगे तो एक आगे बढ़ जाते हैं, तो देखो ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा ना बेटा? क्या 2 नंबर में ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, इक्विवेलेंट है, सेम है? ना नहीं सर। नहीं वापस रूल पे ध्यान दो बेटा। आप किसको प्रेफरेंस दोगे, इक्विवेलेंट रेजोनेंस को कि रेजोनेंस को? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। यही वजह है कि दूसरे नंबर पे 5 स्ट्रक्चर बनने के बावजूद भी हम पहले वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। क्यों ज्यादा देंगे? क्योंकि बेटा यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हुआ। बोल बात समझ में आ रहा है? यस सर। यानी अब अगर पूछेंगे 1 नंबर 2 नंबर कौन सा बेस ज्यादा स्टेबल? एक नंबर तो फिर कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर टू फेनॉल। आरसी। सारा बात। यस सर। अब जैसे एक सवाल पूछ लेगा और कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ यहाँ पर। अगर आपसे पूछेंगे RCOOH एंड RSO3H सल्फोनिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस ये बनेगा और सल्फोनिक एसिड का कंजुगेट बेस ये बनेगा। और अभी भी हम लोग इसका देख चुके, ये क्या बनाएगा? 2ER ना, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाएगा। तब तो देखते हैं RSO3 क्या कर सकता है, बोल क्या कर सकता है, बोल तो। रेसोनेटिंग सर दोनों सर ये भी तो बना रहा है, ये भी तो इक्विवेलेंट बना रहा है सर इस बार 3 दोनों ये equivalent बनाएगा। बनाया है ना? यस सर। लेकिन पहला वाला कितना बनाया बेटा? 2। दूसरे वाला कितना बनाया? 3 तो हम यहाँ से डिसाइड कर कौन कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल? RSO3। सेकंड वाला। यानी कि इसके मुकाबले Second वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड। खेल समझ रहे बेटा आप लोग? हाँ सर। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग बात क्या कर रहे थे, वापस आ जाओ। देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, भटक में जाना रास्ते से। हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैसे डिसाइड होता है। तो बेटा ये सारे में ये वाला की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है, और ये पढ़ाई जो पूरा का पूरा मैटर ये ऑर्गेनिक के ऊपर है। तो जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। बोलते जाओ, सुन रहे, बोलो। सर वो जो लास्ट वाला बताया उसमें तो सर दोनों इक्विवेलेंट बनाया था, 3 वाला क्यों नहीं हुआ सर? एक मिनट, बाकी जो बचा अभी हम लोग इस 3 पे डिटेल पे बात करने वाले, यानी इन शॉर्ट ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड पे बात करने वाले हैं। बाकी सब आपका पेंडिंग रहेगा, वो ऑर्गेनिक में जब एंटर करेंगे तब जाएंगे। लेकिन बेटा आपको यहाँ से टच करवा दी, ये सारे बातों को ध्यान में रखना, ठीक है? हाँ, अब बोलो तुम्हारा क्या दिक्कत है, बोलो क्या दिक्कत सर है? वो RSO3 भी तो सर वो इक्विवेलेंट बना रहा है, तो सर वो ज्यादा स्टेबल क्यों नहीं है सर? अभी ना गांजा मत पी बेटा, चरस पी, तो गांजा सूट नहीं करता है। उसको देख, राजीव को देख, वो भी पहले गांजा पीता था, चरस शुरू किया। राजीव এখন কি খাচ্ছিস রে लेटेस्ट? सर तो ये गांजा चरस क्या खा रहा अभी? खाना बंद कर दे, देगा ना अभी सबका, रिया चक्रवर्ती सबका नाम पे ड्रग का केस आ रहा है बेटा, तुम लोग का नाम पे आ जाएगा, समझा? अरे गधा अभिनव बेटा बोल, इसमें एक इक्विवेलेंट आरएस, 2 इक्विवेलेंट आरएस, 3 इक्विवेलेंट आरएस। बेटा सेकंड वाला तो 3 इक्विवेलेंट आरएस बनाया ना, और पहला वाला 2 ही बनाया। इक्विवेलेंट तो दोनों बना रहा है। यस सर। लेकिन नीचे वाला ज्यादा बनाया तो वो ज्यादा स्टेबल होगा ना। नहीं सर, आप वो टिक ऊपर वाले मारे, हमको लगा कि वो स्टेबल बना रहा है इसलिए। मारे थे बेटा, बोलने के लिए उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो आगे बढ़े बेटा।
यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फिर से और डिटेल में किसके ऊपर, हाइड्रा एसिड पे बेटा। यहां से देखो हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड का दो नियम हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? जो स्ट्रेंथ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ नॉन मेटल का। कंडीशन था ये तब इस्तेमाल करेंगे जब मामला पीरियड का हो, और ये तब इस्तेमाल करेंगे जब मामला ग्रुप का हो। आपके सामने रूल रखा हुआ बेटा, 5 क्वेश्चन दे रहे, उसका आंसर तैयार कीजिए। एसिडिक ऑर्डर बताइए मेरे को। ये पहला क्वेश्चन 1 नंबर। बेटा शुरू हो जाओ, सॉल्व करो। एसिडिक ऑर्डर बताओ। क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करो, कौन किस रूल से बनेगा, किस नियम से बनेगा। मैसेज आ गया। सब लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग। ये देख पहला क्वेश्चन में कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है। और इन चारों नॉन मेटल पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों पीरियड 2 में बैठा हुआ है, और पीरियड 2 में हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा। और सेम केस ये भी होगा, ये भी पीरियड 3 का एलिमेंट है बेटा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पे आप ध्यान दोगे तो जितना भी नॉन मेटल है वो सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और आप चाहो तो इसका नाम दे सकते हो, 3 वाले का नाम होगा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 17, इसका नाम होगा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, इसका नाम होगा हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15। सारा ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। और ग्रुप का नियम कहता है कि जिस अनायन का साइज, जिस नॉन मेटल का साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। तो देखो तो आंसर चेक करो तो। और किसी को डाउट है तो बात करो मेरे से। सर ठीक है सर। बाकी लोग किसी को डाउट बेटा? देख ले, अगर लाइफ में सीखना है तो पूछना सीख, लाइफ में सीखना है तो पूछना सीख। तुम लोग को चुप होने का, तुम लोग को तेल लगा लगा के पढ़ाना पड़ता है। जिस बच्चे को तेल लगा के हम पढ़ाएंगे मेरे तरफ से सर्टिफिकेट ले जाओ, पूरी जिंदगी भी लगा देगा, नीट का एंड नहीं क्लियर कर पाएगा। नीट क्लियर करने के लिए अपने बल पे बात करना होता है, टीचर के बल पे नहीं होता है। बात करना सीखो, डिस्कस करो, डिबेट करो, काउंटर क्वेश्चन करो तो सीख पाओगे, वरना नहीं। बोल बेटा, किसी को कुछ पूछना है? नहीं नहीं पूछना तो मेरे को पूछना, तुम लोग नहीं पूछेंगे, इसका क्या? हम नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे। चल बेटा बोल, पीरियोडिक टेबल में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बोल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बोल साइज बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर साइज बढ़ेगा तो हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों जोर दिए इस पे ध्यान दो। इन जनरल पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड होता है बेटा वो ऐसा होता है कि अगर एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घट रहा है। लेफ्ट राइट बढ़ रहा है तो टॉप टू बॉटम घटेगा, लेफ्ट राइट घटेगा तो टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखो तो क्या हो रहा है बेटा? हाँ, और पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ इज द ओनली प्रॉपर्टी, जोर दे रहे बेटा इसके ऊपर, हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ इज द ओनली प्रॉपर्टी जो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है। तो ध्यान में रखना। और अगर ये सब कुछ आपके ध्यान में आ गया है, मेरे अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड बोलो, नाम बोलो उसका, कौन है? कंपाउंड का फॉर्मूला नाम कुछ तो बोलो।
लॉजिक यूज करो, आपके सामने ट्रेंड है, सब कुछ रूल्स है, सोचो। सर HI वेल डन, वेरी गुड, HI, वेल डन, HI इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड। अप्लाई करना बेटा, यहाँ पर अप्लाई करके सोचना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब हमारे पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में सबसे ज्यादा होगा, तो राइट में कौन है बेटा? राइट में ग्रुप 17 बैठा हुआ, 18 पे तो बात नहीं होगा। और ग्रुप 17 में ऊपर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि नीचे? तो भाई नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, तो नीचे आयोडीन मिलेगा, तो HI होगा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। की कंसीडर करते हैं, उसके आगे नहीं कंसीडर करते, मतलब उससे और नीचे। हाइड्रोजन के साथ कैसे कंबाइन कर रहे हैं? नहीं सर, इनर्ट गैस नहीं सर, नीचे मतलब अच्छा S13 देखो, रेडियोएक्टिव एलिमेंट में बेटा हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी नहीं ढूंढते। एस्टरटाइन जो है वो रेडियोएक्टिव हैलोजन है। एस्टरटाइन इज अ रेडियोएक्टिव हैलोजन। यही वजह होता है कि हम लोग रेडियोएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि तुम ग्रुप 2 की बात करो, ग्रुप 2 में सबसे ऊपर कौन है? बेरिलियम है ना, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम। तुम लोग देखना, हम लोग सबसे नीचे में कौन है? बोल, रेडियम। तो देखना जब हम रेडियम। स्टडी करने बैठते हैं ना बेटा, तो ग्रुप स्टडी में रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते, छोड़कर पढ़ते, इसीलिए हमारा जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रा एसिड होगा वो HI होगा। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े बेटा लोग। Yes. तो ये सारा बात हम लोग बेटा किस पे की? ये सारा का सारा बात हम लोग हाइड्रा एसिड पे की। चलो अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड का भी तो नियम हम लोग पढ़ चुके थे, है ना? ऑक्सी एसिड का नियम फिर से यहाँ पर समरी बना देते हैं। क्या था? स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल, और दूसरा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल। लेकिन सेकंड रूल कब इस्तेमाल करेंगे? जब आपके क्वेश्चन पे सेम नॉन मेटल होगा। चलो पहला एग्जांपल रखते हैं, आप लोग बताना बेटा। HClO4, HbRO4 एंड HiO4। जवाब दो, कौन सा रूल अप्लाई करोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर। जवाब दो, जवाब दो। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, ऑर्डर बताओ, कौन ज्यादा कौन कम? ये होगा और ज्यादा HCl। हाँ, है फिर ना? उसके बाद तो एक और क्वेश्चन है, इसका जवाब दो बेटा। HNO3 ज्यादा। इतना टाइम लगेगा बोलने में? 2 सेकंड का खेला है। कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ये ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर H2SO4। ज्यादा H2SO4 इस बार कौन सा रूल अप्लाई किए बेटा हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +6 होगा, यहाँ पे +4 होगा, तो ये होगा, है ना? ज्यादा होगा। कुछ और एग्जांपल्स पे बात करते हैं। यहाँ देखो, सर HNO3। अच्छा देखो, तो एक और लॉजिक बनता है सेकंड वाले रूल के लिए, इसी रूल के लिए एक और लॉजिक बनता है, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, हाँ सर। है ना? सर इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, इसका +3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, इसका +5 है, इसका +3 है, ये होगा। इसका +5 है, इसका +3 है, इसका +1 है, तो देखिए ये होगा। क्या बेटा लोग? यस सर। एनी डाउट? नो सर। इससे साफ पता चल रहा है कि आप लोग ध्यान देकर पढ़ाई नहीं कर रहे, हम गलत पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर लास्ट वाला में साइन उल्टा डाल दिए। लिखना बंद कर स्क्रीन पे, स्क्रीन बेटा लिखना बंद कर स्क्रीन पे। आप बोलो, जवाब दो। आप लोग, इसका मतलब आप लोग सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे, रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे। अगर फॉलो किए होते तो आपका ऑब्जेक्शन होता लास्ट क्वेश्चन पे। कोई तो ऑब्जेक्ट किया नहीं हाँ सर, बोल तो रहे सर कब से।
ऑब्जेक्शन तो कोई किया नहीं। आपको भी बताया जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो स्ट्रांग होगा, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा होगा वो होगा, पर देखो तो वो तो उल्टा लिखे बेटा। लेकिन ये सही आंसर है बेटा, याद रखना। भले रूल के अगेंस्ट में जा रहा पर आंसर लेकिन यही है, इसीलिए कहे बेटा ये 3 को पकड़ के रखो, ये आपको परेशान करेगा। बाकी के हिसाब से ये रूल के हिसाब से ये गलत हो रहा, लेकिन पीके के वैल्यू के हिसाब से ये सही ऑर्डर पाया गया। इसको ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, फिर से मार्क कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, पकड़ के रखो बेटा इसको। अब चलो सवाल का जवाब दो, बताओ तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पीरियड का मामला है या ग्रुप का मामला है? ग्रुप का। बताओ तो ग्रुप में ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ, इसे कैलकुलेट बढ़ता है सर। ये ऊपर है सबसे ज्यादा, ये नीचे है सबसे कम, तो बोल ऊपर से नीचे बढ़ता है सर। बोल कार्बन नाइट्रोजन है पीरियड ना ग्रुप? पीरियड के हिसाब से बोल, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो यहाँ देखो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम घट रहा है। ठीक है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सी एसिड का नाम बताओ। जवाब दो, सोचो। वेल डन। HClO4 is the strongest oxy acid. समझे बेटा HClO4 कैसे हुआ? सोचो ना, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा या राइट में? राइट में। राइट का मतलब ग्रुप 17 है ना? अब ग्रुप 17 में ऊपर स्ट्रॉन्ग मिलेगा कि नीचे? ऊपर। ऊपर तो फ्लोरीन बैठा हुआ है, और फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो बच गया कौन? फिर क्लोरीन पे बात करेंगे। क्लोरीन तो कई सारा बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, ये भी बनाता है। इनमें से कौन बनाएगा? वो बनाएगा जिसके पास ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा इसी के पास। एनी डाउट? नो सर। कॉन्ट्राडिक्टिंग कह लो या डिबेट वाला टॉपिक कह लो, वो ये है कि बेटा जब हम लोग अपने टाइम में पढ़ाई किए थे और आज भी कई बुक में ये लिखा होता है कि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, एनसीईआरटी किताब बोल रहा बनाता है। बोलो आप किसका बात मानोगे, मेरा बात या एनसीईआरटी का बात? हम आपको अब भी यही पढ़ाएंगे कि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। एनसीईआरटी में सिर्फ बोलकर छोड़ दिया कि फ्लोरीन ऑक्सी एसिड बनाता है, क्या बनाता है, कैसे बनाता है, कुछ नहीं बताया है। सर बना सकते हैं लेकिन बहुत रिएक्टिव है। इवन सुनो कई सारा डिस्कशन करेंगे, सुनो ध्यान से। इवन गूगल बाबा को पूरा छान मारे फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड के ऊपर, बाबा भी कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन एनसीईआरटी बोल रहा बनाता है। और वो बोल रहा बनाता है तो उसको सुनकर चलो। हम अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता, उस पर पहले ध्यान दो। फ्लोरीन क्यों नहीं बनाता उस पर ध्यान दो। चूंकि हम लोग ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सी एसिड का एसिडिक कंसेप्ट को समझ, और ऐसा करते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड को कंसीडर करते हैं H2SO4। और H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बेटा हम लोग, H2SO4 का स्ट्रक्चर है, और एसिडिक नेचर तभी मिलेगा जब अपने को H+ मिलेगा, और H+ का मतलब हम इस हाइड्रोजन को टारगेट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे। बोल इस बॉन्ड के वजह से कौन डेल्टा प्लस है, कौन डेल्टा माइनस है? ड्यू टू दिस बॉन्ड ऑक्सीजन डेल्टा माइनस है ना, और यहाँ पर ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। मतलब अगर इसमें हम लोग बॉन्ड को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको तोड़ते हैं तो ये H+ में कन्वर्ट हो जाएगा, O- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने को H+ मिल रहा है,
लेकिन अगर बात करते हैं, चलो एक और, HClO कौन है भाई? इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे बेटा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, और इस स्ट्रक्चर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा प्लस में टूटेगा। लेकिन अगर इसी के हिसाब से मान लेते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, तो हाइपोफ्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? ये होगा, है ना। अब देखो यहाँ गड़बड़ क्या होगा कि बोल ऑक्सीजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ये डेल्टा माइनस बनेगा और ये डेल्टा। कंपेयर करो तो हर एक जगह पर आपको ऑक्सीजन डेल्टा माइनस दिख रहा है। देखो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा माइनस, लेकिन यहाँ पे डेल्टा प्लस हो गया। अगर ये डेल्टा प्लस हो गया तो फिर आपको H प्लस कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। सोच कर देखो, लॉजिक यूज करो। बात समझ में आ रहा? अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन क्यों नहीं बना सकता है ऑक्सी एसिड, तो बोल जवाब क्या होगा? क्योंकि उसका साइज बहुत स्मॉल है। इसका जवाब होगा कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, इस वजह से नहीं होगा। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? इस पूछना बेटा। यहाँ पे क्या H माइनस होगा? माइनस होगा, प्लस होगा, वो बनते ही नहीं तो होगा कहां से बेटा? एनसीईआरटी तो बोल रहा बनता है बेटा। खुशनुदा, तुम्हारा बैकग्राउंड का बहुत साउंड आ रहा है, क्लास डिस्टर्ब होगा, तो ध्यान दे बेटा, बंद करना, म्यूट कर दे, जब बोलना होगा तब ऑन करना। जब आप शांत हो गया है ना, ऐसा ध्यान रखो। आप लोग भले घर पे हो, पर ये तो फील करो कि आप क्लासरूम के हिसाब से काम कर रहे हो। क्लासरूम का एक डेकोरम होता है, डिसिप्लिन होता है, फॉलो करो उसको। एनीवे, ये बोले ना ये डिबेट वाला टॉपिक है, तो फिलहाल आपके लिए इतना याद रखना बेटा कि फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड नहीं होता है। तो अभी हम लोग हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड का स्ट्रेंथ पे बात की, एग्जांपल्स देखे, प्रॉब्लम्स देखे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला एक और टॉपिक में आपको, टॉपिक के बजाय आपसे कहा जाए तो आपको हम एक कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे बेटा, और जब इसका नोट्स आपको हम भेजेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां लिखा हुआ मिलेगा। इसको आपको याद रखना है। पहले ये बताओ, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड कौन स्ट्रांग होता है? Which is stronger acid? Inorganic. Organic. Inorganic. सही। अगला क्वेश्चन, ऑर्गेनिक स्ट्रांग नहीं होता बेटा, इनऑर्गेनिक स्ट्रांग। अगला क्वेश्चन, आपको हम 3 एसिड दिखा रहे हैं, बताइए तो इन 3 एसिड में कौन ऑर्गेनिक एसिड है, कौन इनऑर्गेनिक एसिड है? सर HCN ऑर्गेनिक है। सर H2CO3 तो दोनों HCN। इन तीनों में कौन ऑर्गेनिक है, कौन इनऑर्गेनिक है? सब ऑर्गेनिक है सर। सब ऑर्गेनिक है? अरे जाहिलो, गधो, गधियो, ढक्कन, H2CO3 inorganic. आज यार सब का सर, सब इनऑर्गेनिक दो एसिड है। इमेजिन योरसेल्फ, अपना कंडीशन, अपने हालात पे नजर डाल के देखो। आप बेटा 12 पास आउट हो, नीट की तैयारी कर रहे, जेई की तैयारी कर रहे, और अभी तक आपको ये नहीं फर्क समझ में आता है कि ऑर्गेनिक एसिड कौन होता है और इनऑर्गेनिक एसिड कौन होता है। वैसे यहाँ पर एक चीज को हम 2 बार लिख लिया है ना। जब बोलो, जब सर का मर्जी होगा तब क्लास खत्म होगा, अभी नहीं। ये 3 है बेटा, इस 3 पे नजर डाल लो, दिमाग में उतार लो और बैठा लो। पहली बात तो ये तीनों ही इनऑर्गेनिक है। इसको ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब समझ रहे गधे लोग। यहाँ देख, ये देख, ये ऑर्गेनिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड है, और ये ऑर्गेनिक एसिड है। मैं बस ऑर्गेनिक में यही तो एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। जब आपको ऑर्गेनिक एसिड में एसिडिक कैरेक्टर पढ़ाएंगे तो इसी 3 पे तो पढ़ाएंगे बेटा आपको। तो जो बताना चाह रहे वो सुन लो, वो ये है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। ये 3 आपको हम इनऑर्गेनिक एसिड का ये दिखा रहे हैं। और क्या याद रखना इसके बारे में? इसको याद रखना,
तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। देखो जनरल रूल का अगेंस्ट में चला गया। इनऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक से स्ट्रांग होता है बेटा, लेकिन ये 3 एसिड ऐसा पाया गया जो ऑर्गेनिक एसिड से भी वीक होता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे वो है बुदबुद। इंग्लिश में बुदबुद कहेंगे बेटा, बांग्ला में एफरवेसेंस कहेंगे। Now what is effervescence? आपको पता होना चाहिए। एवोल्यूशन ऑफ CO2 को एफरवेसेंस कहते हैं, जानते हैं ना? हाँ सर। कभी सुने? एफरवेसेंस पे क्वेश्चन मिलेगा बेटा। क्वेश्चन क्या मिलेगा? कौन बुदबुद देगा, एफरवेसेंस देगा। तो पहले देने का नियम सुन लो। देने का नियम क्या है, दूसरे पेज में चलते। देने का नियम क्या वो देख लो। एक जनरल जो रूल है वो देख लो कि अगर आप एसिड के साथ कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लेते हो तो प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट, प्रोडक्ट बनेगा पानी और प्रोडक्ट बनेगा CO2 का एवोल्यूशन, यानी एफरवेसेंस देखने को मिलेगा। और अक्सर एग्जाम में बेटा ऐसा क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ कोई एक सिंपल सा लाइन है बेटा, पर अक्सर हम डाउट्स क्लास में जब बैठते तो लड़के गधे लोग यही क्वेश्चन आके पूछता है, भूल जाता है, पकड़ के रख इसको कि अगर एसिड के साथ कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट दिया जाए वो सॉल्ट देगा, पानी देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करते हैं आप लोग, चलो आप लोग, हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, आप अपने चॉइस का कोई भी एक एसिड का नाम बताओ। H2SO4 अगर कहा जाए, और कोई भी कार्बोनेट ले लो, सिर्फ कार्बोनेट ले लीजिए Na2CO3, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? सॉल्ट बनेगा Na2SO4, उसके बाद H2 और CO2। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो आपके पास एसिड है CH3COOH और कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा सॉल्ट CH3COO2Ca, कैल्शियम एसिटेट, वाटर मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जनरल रूल है। लेकिन इस रूल के साथ आपको जो याद रखना, वो क्या याद रखना, वो सुनो कि आपके एग्जाम में पूछेगा कौन बुदबुद देगा। ये रिएक्शन नहीं पूछेगा, ये तो बच्चा रिएक्शन है, नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कौन एफरवेसेंस देगा। कौन एफरवेसेंस देगा उसका नियम सुन लो, कैसे पता करेंगे कौन देगा, ट्रिक जान लो। और वो है बेटा कि एसिड में हर इनऑर्गेनिक एसिड देगा, जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड है देगा, एक्सेप्ट 3। कौन सा 3? ये और ये। यानी वो 3 नहीं देगा जो ऑर्गेनिक से वीक है, बाकी सब देगा। और ऑर्गेनिक में कौन देगा? तो इनऑर्गेनिक का आंसर सब देगा 3 को छोड़कर, और ऑर्गेनिक का सुन ले, कोई नहीं देगा 4 को छोड़कर। वो 4 कौन है वो सुन लो। 4 में से जहां कहीं भी ये मिलेगा तो ये देगा, जहां कहीं पे भी ये मिलेगा तो ये देगा, और कौन देगा? पिक्रिक एसिड देगा। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला याद है आप लोगों को? सर ठीक है, NO2 वही 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, ये देगा। और कौन देगा? और आपको देगा स्क्वायरिक एसिड, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्क्वायरिक एसिड। देगा। तो ये रूल आप याद रखिए। तो बेटा कभी भी अगर क्वेश्चन आ गया ना कौन एफरवेसेंस देगा या कौन CO2 इवॉल्व करेगा, बड़ा सिंपल सा आंसर आपके सामने, सारा इनऑर्गेनिक एसिड देगा 3 को छोड़कर, और ऑर्गेनिक एसिड इस 4 को छोड़कर और कोई नहीं देगा। ये याद रखो, आसानी से कर पाओ। एनी डाउट? No, No, sir. sir. नाम बोल इसका। फिनॉल। इसका नाम बोल। Phenol. इसका नाम बोल। सब फिनॉल। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा।
ये चारों दे देगा, इस चार से कितना सारा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चारों दे देगा। पूछेगा एसिडिक ऑर्डर बताओ, चलो बताओ नंबर से सर बोलो, फर्स्ट नंबर से बोलो, 1 2 3 4 से बोलो। नहीं आपको राजीव কেন লিখছিস রে, স্যার ডিলিট কর না সব, ও তোদের লেখাটা আর মুছে এখানে থেকে যায়, বারণ করি সব সময়। দেখ ওখানে একটা ক্লিয়ার স্ক্রিন বা ডিলিট বলে অপশন হবে, ডিলিট কর। बोल बेटा 1 2 3 4। तो 4 3 2 1। 1 नंबर सबसे वीक एसिड है बेटा, 4 नंबर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। भले ही हम लोग अभी ऑर्गेनिक वही एसिड सर का है। स्ट्रेंथ नहीं पढ़ रहे बेटा, भले ही हम लोग अभी ऑर्गेनिक एसिड का स्ट्रेंथ नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि NO2 group is a strong minus I group and minus I group increases the acidic strength। तो 4 नंबर में 3 माइनस आई है, नंबर पे 2 माइनस आई ग्रुप बैठा हुआ बेटा, 2 नंबर क्वेश्चन पे 1 माइनस आई है और 1 नंबर पे कोई भी नहीं। यही क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि इन चारों में से विच इज सॉल्युबल, देख यही क्वेश्चन का लैंग्वेज ध्यान दो, बोलेगा विच इज सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट, बोल जवाब दे। सर 4 नंबर था। रिवोल्यूशन करेगा भाई, डिसॉल्व का सॉल्युबल मतलब उसके साथ पे चला जाएगा, डिसॉल्व करेगा, रिएक्ट कर जाएगा। इस तरीके का बेटा पिक्रिक सॉरी एफरवेसेंस का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर किसी को कोई डाउट? नो सर। कुछ और पॉइंट्स पे बता रहे बेटा, ये सब एनबी का पॉइंट्स है, सब इंफॉर्मेशन है, सुन लो, बोलो जवाब दो। एरोमेटिक अल्कोहल, पानी, एलिफेटिक अल्कोहल, बोल जनरल ऑर्डर, कौन स्ट्रॉन्ग कौन वीक एसिड? एरोमेटिक स्ट्रॉन्ग, और एरोमेटिक फिर वाटर फिर ROH। याद रखो बेटा, ये सब जरूरत पड़ेगा आप लोगों को ऑर्गेनिक के टाइम पे। तो এটা কেন স্যার? हाँ? জলটা মাঝখানে। बताओ, बोलो अराइल ग्रुप माने बेंजीन रिंग, प्लस आई देखा है ना माइनस आई देखा है? सर प्लस आई। और एल्काइल ग्रुप की देखा है? हां एल्काइल ग्रुप प्लस आई। बस हो गया सब तेरा। माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, थोड़ी देर पहले याद करो, रूल पढ़ाए थे आपको, सही कम कर देगा। और सिर्फ यही नहीं बेटा, इसको एक और तरीके से याद रखना, देखना हम लोग, आप जो लोग बेटा मेरे पास क्लास 12 में, तो आप लोग का मजाक में कई बार बोले भी है कि बेटा पानी और दारू में ज्यादा एसिडिक कौन है? पानी ज्यादा एसिडिक है, तो बोले भी थे सोच समझ के दारू पिएगा, पानी पिएगा, क्योंकि पानी का एसिडिक नेचर ज्यादा है और दारू का कम है, याद है ये बोले थे ना? पानी का एसिडिक नेचर दारू से ज्यादा होगा, समझे बात? तो एक क्वेश्चन दे, इसको सजाओ, एक क्वेश्चन दे, इसको सजाओ, अरेंज करो, एसिडिक ऑर्डर अरेंज करो। हाँ बोल। हाँ मिल गया, उसको हम फॉरवर्ड कर दीजिए। हाँ काम हो गया, काम हो गया। वो बोलेगा, मेरे को बोलेगा ना भाई कि आपका नाम ये, आप किसे और का भेजे, किसका है, वो हम समझ लेंगे, बात कर लेंगे, काहे टेंशन ले रहे हो? समझे? वो अभी तेरा क्लास में बोल बेटा, आंसर बोल। C6H5OH फिर H3OH फिर H2O फिर C2H5OH। ये लड़का पढ़ा रहा लग रहा है। देखो ना आपके सामने तो ऊपर ट्रेंड दे दिया, तो ट्रेंड के मुताबिक सबसे ज्यादा इसका होना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए था H2O का, लेकिन इसमें एक और आपको एक्सेप्शन याद रखना है, और वो ये याद रखना है कि हर दारू पानी से कम एसिडिक है। देखो उल्टा दे दिया, हर दारू पानी से कम एसिडिक है सिवाय एक का, वो कौन है? मिथेनॉल। याद रखना, मिथेनॉल का एसिडिक नेचर पानी से ज्यादा है, और मिथेनॉल को छोड़कर बाकी आप कोई भी अल्कोहल ले लेना, उसका एसिडिक नेचर बेटा पानी से कम पाया गया। ये कुछ ट्रेंड से, ये सब ध्यान में रखो, ये सब जरूरत पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बेटा? नो सर। ना सर। चलो आज का आखिरी टॉपिक पे चलते हैं।
और ये टॉपिक के बाद याद रखना हम लोग एंटर करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। अच्छा, उससे पहले एक और क्वेश्चन याद रखना, दिमाग में बहुत क्वेश्चन पड़ा बोले तो इसका जवाब देना। तो देखिए डाइल्यूट H2SO4, देखिए किसका किडनी में दम है, और कंसंट्रेटेड H2SO4 कर, इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? दूसरा क्वेश्चन, डाइल्यूट H2CO3 और कंसंट्रेटेड H2CO3, थोड़ा सॉल्व करो बेटा, 2 मिनट में हम आते हैं, करो तो सोचो। So concentrated H2SO4 strong acid. सर डाइल्यूट H2CO3 शायद। बोल बेटा, लोग जवाब दे। So concentrated H2SO4 dilute H2CO3. दैट मींस आप बताना चाह रहे हो ऊपर वाले में ये Concentrated ज्यादा strong. ये जवाब आप लोग का बेटा, दोनों स्ट्रांग होगा। सवाल जवाब सुन ले, ये सही है ये गलत है। समझाया? बोल। जी सर। वो स्ट्रांग है इसलिए दोनों ही स्ट्रांग ही होगा। हाँ, ये लोग ना तुम लोग बेटा सब झूठ बोलते, समझ आया? जी सर, अभी बोलेंगे एक्सप्लेन कर, कोई नहीं बोलेगा। सुनो, H2SO4 तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से ही डिक्लेयर्ड है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसका डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड होने पे उसका एसिडिक स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ता है, ये याद रखना। अगर ऐसा होता बेटा तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का जब लिस्ट बना रहे थे कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वहां पे एक और फैक्टर आ जाता है, कंसंट्रेशन। जो पहले से स्ट्रॉन्ग है बेटा, वो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड होने से उसका नेचर पे स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वीक है उस पे फर्क पड़ेगा, और जो फर्क पड़ेगा वो फर्क पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और यहीं से बेटा हम लोग अगला क्लास अपना शुरू करेंगे, आगे का क्लास। अब सवाल का जवाब दो, ऑसवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन किस पे एप्लीकेबल है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ना वीक इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आप कैसे पकड़ोगे कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है? तो उसका नियम सुन ले, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नियम, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऑल सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। रटो बेटा, ये हमको या अगले क्लास में इसका जरूरत पड़ेगा। थ्रू आउट द आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आपको इसका जरूरत पड़ेगा आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, या कौन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस है। बात समझ में आ रहा है?
Yes, sir. अभी तक हम लोग बातचीत किए बेटा एसिड के स्ट्रेंथ पे, अब बात करते हैं बेटा बेस के स्ट्रेंथ पे। आपका ज्यादातर क्वेश्चन बेटा एसिड का स्ट्रेंथ पे ही पूछता है, बेसिक स्ट्रेंथ इनऑर्गेनिक में उतना नहीं पूछता, ऑर्गेनिक में बहुत कुछ है। तो इनऑर्गेनिक में कौन वीक बेस है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है इसका याद रखने का तरीका बता दे रहे, सुन लो। स्ट्रॉन्ग बेस का पहले आंसर सुन लो, कौन कौन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस है। इसका जवाब होगा बेटा बहुत सिंपल सा जवाब है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, दैट्स ऑल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड यही लोग बेटा स्ट्रॉन्ग के कैटेगरी में आएगा, बाकी सबको वीक में डाल देना। बोल ऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है या इनऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है? Sorry, what पूछिए? ऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग होगा कि इनऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग होगा? इनऑर्गेनिक। Inorganic. इनऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग होगा। बोल NH3 ऑर्गेनिक बेस है कि इनऑर्गेनिक बेस है? Inorganic. Inorganic base. RNH2 ऑर्गेनिक बेस है या इनऑर्गेनिक बेस है? Organic. ऑर्गेनिक। Organic. ऑर्गेनिक। बोल अमोनिया और प्राइमरी अमाइन व्हिच इज स्ट्रॉन्गर बेस? NH3. Sir, RNH2. NH3 So can sir? ये सब कैनो का जवाब हम तभी दे पाएंगे बेटा जब आपको हम ऑर्गेनिक का एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ाएंगे। वैसे यहाँ पर सुनो चीटिंग कर सकते हो, लॉजिकल बोल प्लस आई, सॉरी तुम भी क्या लिख रहे हैं यार, मेरा मिस्टेक है ना। तो अब जवाब दो। अभी आपसे हम क्या सवाल पूछे थे, ऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग की इनऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग, क्या पूछे थे बेटा? तुम लोग चुप हो जाता ना बड़ा। कहाँ से इनऑर्गेनिक और बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग है? यही तो आपका पूछे। जवाब क्या था, ऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग था कि इनऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग था? Inorganic. Inorganic. लेकिन आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ ऑर्गेनिक बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अच्छा बोल अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है ना वीक बेस है? वीक बेस। वीक बेस, यस ऑफ कोर्स वीक बेस। कि बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बेस तो यही है और तो कोई है नहीं, तो इसका मतलब ये वीक बेस है। बात समझ रहे हो? तो इनऑर्गेनिक के फील्ड में ये वीक बेस है। बोलो यस। अभी डोंट वरी, इसके लिए इतना टेंशन नहीं लेना। आपको सिंपल किस पे ध्यान देना है? हाँ इनऑर्गेनिक बेस वीक होगा स्ट्रांग होगा क्या? इनऑर्गेनिक बेस वीक भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं हो सकता है? बोल अभी तो दिया बे, ये जो फालतू क्वेश्चन पूछा बोल। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होते पारे थे, क्या ना होते पारे, बुझली? तो बेटा आप लोग हम अभी लास्ट मोमेंट पे जिस चीज पे जोर देना चाह रहे हैं आप लोग उस पर ध्यान दो। आप सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, दैट्स ऑल। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, इसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये सब जान के रखो। तो अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी अगर कोई डाउट्स पार्टी है बेटा तो चलो हम लोग डाउट सेशन पे चलते हैं। आप लोगों में से जिसका डाउट्स है बेटा अपना डाउट्स रेडी कर लो, और जिन लोगों का डाउट्स नहीं है उन लोगों का छुट्टी। और बोलना ये है अगले क्लास में हम लोग एक्चुअली में आयनिक इक्विलिब्रियम शुरू करेंगे। आज कुछ नहीं बेटा, उसका कुछ बेसिक पार्ट फंडामेंटल पार्ट पे बातचीत करेंगे।